चलिए जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का जो चैप्टर हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, उसी को मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन के सिलेबस का एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेसिक कुछ बातें आपके साथ क्लियर कर ली थी। आज की क्लास में उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और मैंने आपको बताया था फिनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम आप क्या रखते हैं बेटे? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स। और मैंने आपको ये बता दिया था लास्ट क्लास में कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो बेस रहता है बेटा, वो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज या सब्सिडरी बुक्स आप बनाएंगे, उससे आप बनाएंगे लेजर्स, लेजर से सेपरेटली आप अकाउंटिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अदरवाइज लेजर की क्लोजिंग करके आपको बनाना था फाइनल अकाउंट्स। लास्ट क्लास में किस तरह से लेजर की क्लोजिंग करके, आपको याद होगा, लेजर की अगर आप करते हैं क्लोजिंग, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में तीन तरह के अकाउंट बताए थे। एक था रियल, एक था पर्सनल और एक था नॉमिनल। मैंने आपको ये बोला था कि रियल एंड पर्सनल आप अपनी नोटबुक में चेक करेंगे, आपको मिलेगा कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट ईयर एंड पर इनको हम लोग करेंगे बैलेंस। इनको हम लोग करते हैं बेटा बैलेंस्ड, और इनका जो नेट बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसीलिए जो रियल और पर्सनल अकाउंट होंगे वो रिलेट करेंगे आपकी बैलेंस शीट को। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट जो होंगे, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट जो होंगे वो ईयर एंड पर, नॉमिनल अकाउंट जो होंगे वो ईयर एंड पर हम लोग इसे करेंगे भाई राइट ऑफ। नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड पर हम लोग करेंगे रिटर्न ऑफ। नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड पर हम लोग करेंगे रिटर्न ऑफ। अब नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड पर अगर हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, तो रिटर्न ऑफ करने के लिए नॉमिनल अकाउंट्स के मैंने टाइप्स आपको बताए थे। टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, आज की जो मेरी क्लास है ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेटेड होगी, जो कि इसी का एक पार्ट है। तो आप नोट करते चलिए और समझते चलिए कि बेटे मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। नॉमिनल अकाउंट्स के दो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। एक पार्ट होगा डायरेक्ट और एक पार्ट होगा इनडायरेक्ट। आप ये कह लो, एक पार्ट होगा डायरेक्ट के लिए और एक पार्ट होगा इनडायरेक्ट के लिए। जो डायरेक्ट वाला पार्ट है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक आएगा मेरे पास डायरेक्ट रेवेन्यू। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट करने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट बात करेंगे। एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू और एक आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको मैं ये बता दूं, डायरेक्ट रेवेन्यू और एक आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आज की बात सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर है, इनडायरेक्ट वाला पोर्शन एक बार मैंने ड्रॉप कर दिया। आज की क्लास सिर्फ इसी बात पर है। नॉमिनल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को मैंने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्ट रेवेन्यू और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट की बात करेंगे और इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करेंगे। बेटा जो ये मेरे डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये दोनों के दोनों रिलेट करेंगे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को। डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस ये हमारे रिलेट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रेवेन्यू किसको बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अगर आप किसी भी तरह की गुड्स
या सर्विसेज सेल करते हैं और उसके बदले में जो अमाउंट आपको रिसीव होगा उसे आप डायरेक्ट रेवेन्यू का नाम देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बता दूं तो डायरेक्ट रेवेन्यू जो है उसमें जनरली एक ही फिगर आती है, सेल्स रेवेन्यू। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में डायरेक्ट रेवेन्यू आपको मिलेगा, सर्विस प्रोवाइड करके जो फी आप रिसीव करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट सेल करके जो रेवेन्यू आपके पास आएगा उसे हम लोग सेल ऑफ गुड्स, उसे हम लोग नाम देंगे डायरेक्ट रेवेन्यू का। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रेवेन्यू के नाम पर आपके पास एक कॉमन फिगर है जिसका नाम है बेटे सेल ऑफ गुड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर तो मैं आपको याद करा दूं डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच ऑलवेज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे प्रोडक्ट, वो सारे एक्सपेंस हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी। वो सारे एक्सपेंस, वो सारी कॉस्ट जो प्रोडक्ट को फिनिशिंग स्टेज में लाने के लिए की गई, वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन को कवर करेंगे। एक बात सुन लीजिए, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं चाहे उसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाए, आप सुनते जाएं, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास स्टॉक आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास गुड्स परचेजेस की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास वेजेस जो कि रिलेट करेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरिज ऑन परचेज, कैरिज या फ्रेट ऑन परचेज, अगर ये आ गया, कैरिज या फ्रेट आ गया, उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर फ्यूल गैस वाटर, फ्यूल गैस वाटर, अगर हमारा फ्यूल गैस वाटर अगर इस तरह का, या पावर, इस तरह का कोई एक्सपेंस लगा, फैक्ट्री का कोई भी रेंट लगा, किसी तरह के कोई भी प्रोडक्शन एक्सपेंस लगे, किसी तरह के कोई भी प्रोडक्शन एक्सपेंस लगेंगे, या यूं कह लो एनी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड। आपको मैं अगर ये बोल दूं एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, विच आर इनकर्ड फॉर converting, for converting raw material into finished goods। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने पर लगा, वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या होंगे भाई? डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो अगर आप देखो मेरे पास जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू है या जितने भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, अगर मैं आपको बता दूं फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपके डायरेक्ट रेवेन्यू है और जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, अगर आप उनको आपस में कंपनसेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली डायरेक्ट रेवेन्यू में से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। ऐसा मैं ट्रेडिंग अकाउंट में बना करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू हैं इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू जो होंगे, आप जब इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो डायरेक्ट रेवेन्यू जो है इनके कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं इन सबके कौन से बैलेंस होंगे? तो बोला गया डेबिट बैलेंस होंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस होंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से क्लियर कर दूं। एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, सॉरी डायरेक्ट रेवेन्यू हैं, इनके अकाउंट्स को मैं रिटर्न ऑफ करूंगा। कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से। कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से इनको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब अगर मैं यहां सेल मान लूं तो भाई एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? आप फाइनल अकाउंट्स में एंट्री लिखो
एंट्री बनानी पड़ेगी सेल अकाउंट डेबिट। सेल का बैलेंस क्रेडिट था, अब सेल को तो कर दो डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको आप कर दो क्रेडिट। सेल का जो बैलेंस था क्रेडिट था, ईयर एंड पर जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू हैं उनको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की मैंने एंट्री बना दी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो सेल का जो अमाउंट है उसको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से बेटे राइट ऑफ कर दिया। इसी एंट्री की वजह से जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख करके पोस्टिंग होगी। तो बेटा कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कोई भी एंट्री ट्रेडिंग या पी एंड एल में डेबिट क्यों हुई, क्रेडिट क्यों हुई, उसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैं सब बताऊंगा आपको। तो भाई जितने भी आपके डायरेक्ट रेवेन्यू हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे, और जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस रहे होंगे, आप देखिएगा जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है उन सबके बैलेंस कौन से होंगे, डेबिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के बैलेंस अगर डेबिट हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस का बैलेंस क्योंकि डेबिट था, आप करेंगे एक्सपेंसेस को क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है उसको आप क्रेडिट करो। इन सब के लिए ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरिज, जितने भी एक्सपेंस ऊपर मैंने लिखे, टू वेजिस, टू फ्यूल गैस पावर, है ना, जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, एंट्री क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरिज, टू वेजिस, टू फ्यूल एंड पावर, गैस वाटर, सब इसी में आएगा। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट से राइट ऑफ करेंगे उन सारे एक्सपेंसेस को जो बिजनेस में प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। वो सारे एक्सपेंस जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो आपकी कॉस्ट इफेक्ट करेंगे उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंस मानकर ट्रेडिंग अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। अब अगर बेटे मैं आपको बताऊं तो इन सबको यहां एक वैसे एक मैं सिंपल बात बता दूं, तो भाई क्या होगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सोचिए जरा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू राइट ऑफ होंगे क्रेडिट साइड में, रेवेन्यू राइट ऑफ होंगे क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंसेस राइट ऑफ होंगे डेबिट साइड में। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये डेबिट होंगे, ये राइट ऑफ होंगे डेबिट साइड में। एंड आफ्टर दैट फिर क्या होगा, अगर हमारा क्रेडिट टोटल ज्यादा है और डेबिट टोटल कम है तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, ग्रोस प्रॉफिट, तो बचता है जीपी। और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो बचता है लॉस। एक एंट्री जो कि क्लोजिंग स्टॉक को लेकर है, मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस क्या होगा, डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस की फिगर क्या होगी, डेबिट। परचेजेस का जो पार्ट कंज्यूम नहीं हुआ उसे हम लोग नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लेकिन यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको आएगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप देखते हैं तो दो बार लिखते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट की एसेट्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दो बार डील करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बेटा, इसका जबरदस्त सॉलिड आपको मैं रीजन दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको एडजस्टमेंट मैं नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि फॉर्मेट क्या है। तो याद रखिएगा जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो तो आ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू हैं वो आ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बेटे एडजस्टेड है। एडजस्टेड कैसे किया इसके बारे में अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, तब मैं डीप में जाके बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट में क्यों रखा गया। पहली एडजस्टमेंट यही होगी, बढ़िया लेवल पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट में सारी इनकम, और उसके बाद
क्रेडिट टोटल अगर ज्यादा, डेबिट टोटल अगर कम, तो बचेगा प्रॉफिट, अदरवाइज होगा लॉस। अगर आप अपनी बुक पर जाएं तो भाई जो बुक मैंने आपको इशू की है, उस बुक में पेज नंबर 9.2 पर ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर के आपको बेसिक बात बताई गई है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में कौन कौन सी फिगर आएंगी उनको लिखा गया। पेज नंबर 9.3 पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में कौन कौन सी फिगर्स आएंगी उनके बारे में डिटेल से बताया गया, जो कि मैंने आपके साथ यहां डिस्कस कर लिया। अगर आप इनको रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डीप में जाकर थ्योरी मैंने मेरी बुक में लिखा हुआ है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अगर आपने जिन लोगों ने ये थ्योरी पढ़ लिया, मान लो इनफ है, उसके अलावा कुछ भी थ्योरी को लेकर के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 9.4 पर अगर आप जाते हैं तो भाई जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई उनको लेकर के जर्नल एंट्रीज क्या बन सकती हैं, वो मैंने 9.4 पेज पर बताई हैं, जिनमें से दो एंट्री स्क्रीन पर मैंने आपको बता भी दी। डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से डायरेक्ट रेवेन्यू को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री बनती है रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब ईयर एंड पर आप इन दोनों से राइट ऑफ करके नेट रिजल्ट अगर हमारा निकलता है, मैं आपको बता दूं, अगर इन सब बातों के बाद अगर नेट रिजल्ट हमारा बेटे ग्रोस प्रॉफिट निकलता है, अगर हमारा नेट रिजल्ट ग्रोस प्रॉफिट निकलता है, अगर हमारा नेट रिजल्ट ग्रोस प्रॉफिट निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट मैंने लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलने वाला जो प्रॉफिट है उसे हम लोग लेकर जाएंगे पी एंड एल में। अगर हमारा नेट रिजल्ट लॉस आ गया, अगर हमारा नेट रिजल्ट लॉस आ गया, ग्रोस लॉस, वैसे ऐसा होने के चांस कंपैरेटिवली कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ही होते हैं, अदरवाइज ग्रोस लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रोस लॉस हो गया तो फिर हम एंट्री बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तब हम लोग एंट्री बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये वाली एंट्रीज हम लोग बनाकर चलेंगे, जिसके थ्रू आपका जो रिजल्ट है वो निकल कर आएगा। सब लोग मेरे को ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट की मैंने 4 एंट्री बता दी। पहली एंट्री रेवेन्यू को राइट ऑफ करने की, सेकेंड एंट्री एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की, सबको ट्रेडिंग में लेकर आया, ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल कंपेयर किया, क्रेडिट टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट टोटल, तो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट, अदरवाइज बचेगा नेट लॉस। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इतना काम करने के बाद, फिर हम लोग आ जाएं अगर ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पर, पेज नंबर 9.5 पर आप चेक करिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप फटाफट से चेक करो आपको मिल गया क्या, उसको फटाफट से रीडिंग कर लो, फटाफट से आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप फटाफट से रीडिंग कर लो। फॉर्मेट को फटाफट से आप रीडिंग कर लीजिए। बेटे अगर मैं इन सब बातों को ध्यान लेकर चलूं, तब क्या देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है, जिसकी डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस हैं, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, ये सब हैं। क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दो मेन फिगर हैं। एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट है वो मैं एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अभी फिलहाल अगर इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चलूं, और बेटे आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपकी बुक में दिए गए इलस्ट्रेशंस को बेस बनाकर अगर अपन लोग चलें और ट्रेडिंग अकाउंट इसका बनाने की कोशिश करते हैं, आप देखिएगा आपको जो फिगर्स गिवन है उसके बिहाफ पर
आपको ये बोला गया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाकर चलना है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। तो आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को लेकर के ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, फ्रेट एंड ऑक्ट्रोय गिवन है, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री लाइटिंग गिवन है, कोल गैस वाटर गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, कैरिज ऑन परचेज गिवन है, कैरिज ऑन सेल्स गिवन है। उसके बाद आप देखेंगे फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट और इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब गिवन है। और उसके नीचे एडजस्टमेंट में लिखा गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000। इन सब बातों को अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई करें, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले एक एक करके फिगर्स आप बताएंगे और मैं नोट करता चलूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं जो गिवन डाटा है उसमें कुछ ऐसी फिगर्स भी हो सकती हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट ना करें, उन फिगर को एक्सक्लूड करके चलेंगे और जो फिगर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट करेंगी वो सारी फिगर्स को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करने वाला हूं। ये देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है बेटे ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ओपनिंग स्टॉक। मैं आपको बता दूं ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा 2 लाख, ये आ गया। उसके बाद आपको दिया गया परचेजेस, चलिए जी, उसके बाद आपको दिया गया परचेजेस, ये लो परचेजेस की वैल्यू मेरे पास है ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपए जो परचेजेस की वैल्यू है उसको मैंने यहां रख दिया। परचेजेस के बाद मेरे को गिवन है सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में रखना है, ये लो, ये मैंने रख दिया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। अब मैं एंट्रीज बनवा के नहीं लाऊंगा, फाइनल अकाउंट्स का जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें एंट्रीज को लेकर के जनरली क्वेश्चन नहीं गिवन होंगे, ट्रायल बैलेंस का डाटा गिवन होगा और आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो डायरेक्टली फिगर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फिगर किसको रिलेट करेगी और पर्टिकुलर अकाउंट से राइट ऑफ करते चलो और अपना रिजल्ट निकालते चलो। तो परचेज और सेल्स के बाद नेक्स्ट फिगर है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 32,500। एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, रीजन बीइंग मेरे पास आगे परचेज रिटर्न की फिगर भी है। तो फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय के नाम पर मेरे पास है 32,500, ये आ गया। उसके बाद गिवन है बेटा वेजिस। तो वेजिस का जो अमाउंट है, वेजिस का जो अमाउंट है ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। वेजिस के बाद गिवन है फैक्ट्री लाइटिंग। भाई फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग का जो अमाउंट है ये आ गया 54,000, ये लीजिए। फैक्ट्री लाइटिंग के बाद कोल गैस वाटर, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट करेगा। कोल गैस वाटर, कोल गैस वाटर आपका रिलेट करेगा 11,000, कोल गैस वाटर 11,000। उसके बाद परचेज रिटर्न अपने को गिवन है 60,000। क्या करेंगे, परचेज रिटर्न 60,000, ये लो जी। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर दो। और इसके बाद मेरी नेट वैल्यू आ जाएगी 9,40,000। उसके बाद गिवन है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट है वो आप सेल्स में से माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न आप सेल्स में से माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 1 लाख रुपए, आप इसको सेल्स में से माइनस कर दो तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 24 लाख। परचेज रिटर्न का परचेज में से माइनस, सेल्स रिटर्न वाला बैलेंस सेल्स में से माइनस। उसके बाद गिवन है बेटा कैरिज ऑन परचेज। चलो जी, कैरिज ऑन परचेज, ये लो जी, कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेज ये अमाउंट है बेटे 40,000। चलो
कैरीज ऑन परचेज का अमाउंट इसमें मैंने रख दिया। कैरीज ऑन परचेज के बाद गिवन है कैरीज ऑन सेल्स, इसको ट्रीट नहीं करना है। रीजन क्या है? कैरीज ऑन सेल्स सेलिंग एक्सपेंस होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिलेट करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट नहीं करेगा। कैरीज ऑन सेल्स के बाद बेटे अगर आप चेक करें कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्स, इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो भाई नेक्स्ट फिगर आपके पास किस चीज को लेकर है, पढ़िए। फिर आपको गिवन है फैक्ट्री रेंट, तो भाई जो फैक्ट्री रेंट है वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट ये अमाउंट आएगा 60,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट का जो अमाउंट है वो पी एंड एल को रिलेट करेगा। ऑफिस रेंट का जो अमाउंट है वो पी एंड एल को रिलेट करेगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद गिवन है बेटा इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको तब देनी पड़ती है जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। आउट ऑफ इंडिया से अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, परचेज करने पर इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को लिखेंगे ट्रेडिंग में। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो वो सेल से रिलेटेड होता, सेलिंग एक्सपेंस, वो पी एंड एल में आएगा। चलिए उसके बाद आपके पास गिवन है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में रख रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताने की कोशिश करूं तो भाई इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर आप समझे मेरी बात को, तो अपन ने परचेज, नेट परचेज कितने का किया? 9,40,000 का नेट परचेज है, जिसमें से 3 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। प्रैक्टिकली देखें तो परचेज में से कंज्यूम कितना हुआ? 6,40,000। 9,40,000 का हमने परचेज किया, प्लस ओपनिंग में भी पड़ा था 2 लाख, टोटल हो गया 11,40,000। बट उसमें से 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है जो कंज्यूम नहीं हुआ। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए या तो आप उसको परचेज में से माइनस करके नेट परचेज बना लें, या आप उसको क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में शो करें। इस बात का डिटेल आपको मैं एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में अभी आएगा, जब हम लोग तीनों चीजें डिस्कस कर लेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करूंगा तब इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं मैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आ गया, बट उसका लॉजिक बेसिक अगर मैं बताऊं तो भाई एडजस्टमेंट है ये एक तरह की, जो कि परचेज के कंज्यूम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट किया गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, इतनी वर्किंग करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट टोटल में से ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट टोटल माइनस करेंगे, और यहां से हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसे मैं नाम दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट का। क्रेडिट टोटल में से अगर आप डेबिट टोटल माइनस कर दें, क्रेडिट टोटल में से अगर आप डेबिट टोटल माइनस कर दें, आपका क्रेडिट टोटल 24 लाख प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27 लाख। क्रेडिट टोटल कितना हो जाएगा? 27 लाख। डेबिट टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 940 प्लस 32,500 प्लस 150 प्लस 54,000 प्लस 11,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 160 माइनस, अगर आप करेंगे माइनस 27 लाख, तो भाई ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी 10,52,500। 10,52,500 ये आ जाएगा हमारे पास। बेटे अगर मैं बताऊं तो ये देखिएगा आपका जो क्रेडिट टोटल है, मैं फिर बता रहा हूं, आपका जो क्रेडिट टोटल है उसमें से अगर आप डेबिट टोटल को माइनस कर दें तो भाई आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे मैं नाम देने वाला हूं ग्रॉस प्रॉफिट। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? चलें आगे। आइए, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं बताऊं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसके बारे में बेसिक चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर रहा था आपकी बुक के अकॉर्डिंग। चलिए नंबर 2 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं
अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक वर्ड आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम होता है एडजस्टेड परचेज। कई बार जब डेटाबेस आपको गिवन होगा वहां एक वर्ड आपको मिलेगा एडजस्टेड परचेज। तो मैं आपको याद करा दूं मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज क्या होगा। तो भाई ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में परचेजिस की वैल्यू को कर दूं ऐड और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैं कर दूं लेस, तो भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं इससे एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी उसे बेटे हम लोग नाम देंगे एडजस्टेड परचेज। और मैं आपको सबको क्लियर कर दूं एडजस्टेड परचेज मींस एनी परचेज फिगर विच इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक एंड एक्सक्लूड, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आप डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज की वैल्यू को अगर कर दें पुट, उसके बाद ना तो आपको बुक्स में शो करने की जरूरत है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को, ना आपको शो करने की जरूरत है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में इंक्लूड हो गया है। अगर मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार कंसीडर करके चलूं हाउ टू प्रिपेयर, तो ये देखिएगा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो मैंने आपको बुक में दिया। अगर आप उसको चेक करें इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। डेटाबेस आपके पास है जिसमें कि एडजस्टेड परचेज की वैल्यू है 24 लाख, फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड हमें गिवन है 20,000, फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड गिवन है 15,000। बट फिर मैं वही बात बता दूं कुछ ऐसी फिगर्स आपको गिवन हो सकती हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट ना करें, रीजन कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह से ऑक्ट्रोए चार्जेस गिवन है, फ्यूल गिवन है, ऑफिस रेंट गिवन है, ट्रेड एक्सपेंस गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अगर मैं इन सब बातों को देखकर आपके साथ डिस्कस करूं ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं इन सबको बेस बनाकर आपके साथ डिस्कस करूं ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखिएगा अगर मैं डिस्कस करूं ट्रेडिंग अकाउंट तो ये देखिए किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाएंगे। आपको फर्स्ट फिगर गिवन है एडजस्टेड परचेज, तो ये लीजिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एडजस्टेड परचेज आपको गिवन है, अपन लोग यहां एडजस्टेड परचेज ये आपको गिवन है 24 लाख, तो ये लीजिए एडजस्टेड परचेज की फिगर 24 लाख आ गई। फ्रेट एंड कैरिज तो यहां लिखेंगे फ्रेट एंड कैरिज, फ्रेट एंड कैरिज, फ्रेट एंड कैरिज के नाम पर ये वैल्यू है 20,000, ये आ गया। फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड इसको छोड़ दें, उसके बाद क्यों छोड़ दें, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल को रिलेट करेगा। इसके बाद गिवन है बेटा वेजिस, वेजिस का अमाउंट है 1,68,000 डेबिट में आ गया। उसके बाद गिवन है ऑक्ट्रोए चार्जेस, ऑक्ट्रोए जो है बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक तरह का टैक्स कह सकते हैं आप इसको, ये डेबिट में आ गया। उसके बाद आपके पास गिवन है फ्यूल एंड पावर, चलिए जी फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर 30,000 ये आ गया। उसके बाद ऑफिस रेंट 18,000 P&L से रिलेट करेगा, छोड़ दो। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस ये भी P&L को रिलेट करेगा, ट्रेड एक्सपेंस का मतलब बिजनेस को डे टू डे चलाने के एक्सपेंस जो होंगे उन्हें ट्रेड एक्सपेंस बोलेंगे।
पी एंड एल को रिलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद गिवन है सेल्स। चलो जी, सेल्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इधर, बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स की वैल्यू गिवन है 30 लाख। सेल्स को मैंने कर दिया क्रेडिट। सब लोग मेरे को ये बताओ, ये क्लियर क्या? सेल्स के बाद गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, मैंने आपको ट्रेडिंग में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, तो एडजस्टेड परचेज आने के बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे मैं नाम देने वाला हूं ग्रोस प्रॉफिट का, उसे मैं नाम देने वाला हूं ग्रोस प्रॉफिट का। तो चलिए, अगर मैं बात करूं क्रेडिट टोटल मेरे पास कितना है जी, तो बोला गया 60,000। डेबिट टोटल की बात करें 24 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,68,000 प्लस 2,000 प्लस 30। डेबिट टोटल हमारे पास है 26,20,000। माइनस करेंगे क्रेडिट में से तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आई, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आई 3,80,000। इस तरह से हम बेटे इसका ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक चीज बिल्कुल तरीके से लेवल टू लेवल हमें बनानी है। इस तरह से आपको मैंने बनाना सिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग चलें, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका ये बिल्कुल मजे में हो जाएगा, मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, बट उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक यहां स्क्रीन पर लिखकर देने वाला हूं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे कई बार आपको एक फिगर पूछी जाएगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मींस जो स्टॉक आपने सेल कर दिया है उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या थी, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं आपको बताऊं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो भाई आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला ये रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस प्लस वेजिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस प्लस वेजिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जेन्युइन फॉर्मूला है। बेसिकली जितने भी एक्सपेंसेस सबको टोटल किया, माइनस कर दो, उसमें से जो स्टॉक सेल होने से रह गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। या फिर आपके पास एक फॉर्मूला और बन सकता है जिसका नाम है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अगर आप अपनी नेट सेल्स में से बेटे ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कैलकुलेट होकर के आ सकता है। तो भाई अगर आपको कैलकुलेट करना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली डेबिट की सारी फिगर्स जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं सबको ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, या फिर सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद आपका एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो कि मैं देख रहा हूं, इसमें लिखा गया कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। आपको इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है इसमें भाई आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले टोटल परचेज आपको गिवन है, टोटल परचेज आपको गिवन है, टोटल परचेज की वैल्यू है 8 लाख। टोटल परचेज आपके पास है 8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को बोलेंगे बेटा रिटर्न आउटवर्ड
हमें गिवन है 20,000। अगर मैं उसको माइनस कर दूं टोटल परचेज में से, तो मेरे पास नेट परचेज जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 7,80,000। नेट परचेज मेरे पास आएगी 7,80,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमें दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू हमारे पास है बेटे 60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू हमारे पास है 60,000। तो एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं परचेजिस मैंने जो किया 7,80,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस इसने बोला हो गए 60,000 और फर्दर कोई एक्सपेंस नहीं है, तो भाई टोटल हमने 8,40,000 इतने का परचेज किया है। टोटल हमने 8,40,000 रुपए का टोटल हमारी कॉस्ट आ गई। अब ये कहता है 2/3 ऑफ स्टॉक, 2/3 हमने सेल कर दिया, 2/3 हमने सेल कर दिया 6,10,000 में। जो स्टॉक हमने बनाया, जो गुड्स हमने प्रोडक्शन किया, उसकी कीमत है 8,40,000। उसका 2/3 आप सेल कर रहे हो। अब ये देखो 8,40,000 रुपए का अगर आप 2/3 सेल करोगे तो भाई 8,40,000 इंटू 2/3 आपकी वैल्यू आ गई 5,60,000। यानी कि आपने 5,60,000 वाला स्टॉक सेल कर दिया 6,10,000 में। तो भाई आपको अगर निकालना हो ग्रोस प्रॉफिट, तो मैं बता दूं आपका फॉर्मूला रहेगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे जो सेल आपने किया, सेल वैल्यू है 6,10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 5,60,000। तो भाई अगर मैं बात करूं 6,10,000 माइनस 5,60,000, तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होकर के आ गया 50,000, 50,000 रुपए। सब लोग मेरे को इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू को। सब लोग मेरे को इतना बता दें, ये सबको क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर आप बात करें तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब आप ट्राई करें। एक 12th क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करें। अप टू 12 ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सब आपसे हो जाएंगे। किसी में ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, किसी में कॉस्ट निकालनी है। एक मेंटल कैलकुलेशन के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। ये सब क्वेश्चंस आज आपके होमवर्क में हैं। बाकी हम लोग उससे अगली क्लास में इनके डाउट भी डिस्कस करूंगा, और इनके बाद इसके आगे जो P&L है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, आप इसको पढ़ के चलो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।